हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल मयूर ऑनलाइन क्लासेज में। चलो आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल। क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल। थ्योरी कंप्लीट हो गई है, हालांकि थ्योरी हमारे पूरी थी नहीं, इस बार सिलेबस से आधी हटा दी गई है और समय कम है, तो समझदारी इसी में कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चले, है कि नहीं? अरे है ना, क्योंकि बाकी सिलेबस लगभग हटा दिया है। तो जो सिलेबस है हमारे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है भाई, जो पूरी साल में पढ़ते हैं वो अब की बात 2-3 महीने में पढ़ना है अभी, है ना। तो देखो इसके कुछ न्यूमेरिकल करना जरूरी है, वरना कॉन्सेप्ट की फील नहीं आती है, इसलिए चाहे समय कम भी हो लेकिन समय न्यूमेरिकल के लिए निकालना पड़ेगा। देखो सवाल, अब 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच के एक लेंस वायु में फोकस दूरी 0.3 मीटर है। कितनी है? 0.3 मीटर। एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.3 मीटर है, मतलब वायु में फोकस दूरी है 0.3 मीटर और उसका अपवर्तनांक कितना है? 1.50। क्या इसको 3/2 लिख दें? क्या डेढ़ हो जाएगा ना? कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इससे, कैलकुलेशन इजी। यदि इसे 1.33 अपवर्तनांक के जल में डुबोया जाए, मतलब इसको जल में डुबोया गया और उसका पानी का अपवर्तनांक कितना है? 1. तो इसको 4/3 लिख दो ना। कितना लिख दो? 4/3 के जल में डुबोया जाए तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। मतलब पानी में डुबोने के बाद इसकी फोकस दूरी f' हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि लेंस को माध्यम में ले जाने पर उसकी फोकस दूरी चेंज हो जाती, क्योंकि फोकस दूरी माध्यम पे डिपेंड करती है। मतलब पानी में डुबो दोगे ना तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी बताओ? पानी में डुबो दोगे तो ये शानदार चीज़ है। देखो कैसे, जब लेंस हवा में रखा होता है ना, हवा में, बाहर हवा है, अंदर वाले का अपवर्तनांक μl है, तो इसको कैसे लिखते हैं? इसकी फोकस दूरी 1/f बराबर μ-1 या μlm, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिख दो। मेन फॉर्मूला μlm -1/r1 -1/r2। तो इसको कैसे लिखते हैं? 1/f बराबर μl/μm -1 1/r1 -1/। क्या चीज़ समझ आई? μm किसका अपवर्तनांक है? ये जिस माध्यम में रखा है ना, उस माध्यम का अपवर्तनांक μm कितना है? तो बताओ क्या होगा? 1/f बराबर μl की वैल्यू कितनी? μl की वैल्यू देखो μl मतलब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना? 3/2। कितना है? 3/2। कितना है? 3/2। अभी इसको ऐसे रहने दो, μl/μm -1। इसकी जगह हवा कर दें क्या? a, अरे एयर हो जाएगी ना हवा, और ये हो जाएगा 1/r1 -1/। अब देखो यहाँ पर बटा में क्या लिखे? अब जब इसको पानी में डुबो देगा नहीं, ये मान लो जैसे पानी की टंकी है, पानी की टंकी में लेंस को डुबो दो, तो अब की बार बाहर वाला अपवर्तनांक तो कितना हो गया, और अंदर वाला μl कितना हो गया? तो देखो कितनी हो जाएगी फोकस दूरी? फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 1/f' बराबर μl/μw -1। क्या त्रिज्या चेंज होती है क्या लेंस की पानी में डुबोने पर? इसकी त्रिज्या चेंज क्या ये सही लिखा मैंने? 1/r1 -1/μl/μw -1 1/r1 -1/। दोनों का अनुपात ले लो, इसका और उसका, तो क्या होगा? देखो दोनों का अनुपात ले लोगे, दोनों का अनुपात ले लोगे तो क्या हो जाएगा? देखो वीडियो को रिवर्स कर लेना अगर आवश्यकता हो तो क्या हो जाएगा? 1/f बराबर μl/μa -1 1/r1 -1/r2 बटा 1/f' और बटा μl/μw -1 1/r1 -1/। क्या इससे ये पूरा कट गया? और ये बटा के बटा में कहाँ चला गया? ऊपर। तो f'/f बराबर μl/μa -1 और ये हो जाएगा μl/μw -। अब तो कैलकुलेशन है, तो f'/f बराबर μl की वैल्यू बताओ? 3/2 इंटू μa की वैल्यू हवा का अपवर्तनांक 1 -1 μl का अपवर्तनांक 3/μw का 4/ माइनस कितना? वो 1 या 1 जो भी हो, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा फिर इसका मान, एक बार चेक करो, देखो इसको क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करो फटाफट। कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? अगर आप ढंग से देखो तो 1/2 बचा ये तो, अरे 1.5 में से 1 गया तो आधा बचा ना, तो f'/f बराबर ऊपर तो बचा आधा, बटा नीचे कितने बचा? ये देखो 9/8 हो जाएगा, तो 1/8 बचेगा। कितना बचेगा? 1/8। तो f' की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो ये बटा के बटा में 8, तो 8 ऊपर जाएगा ना, 8 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8/2 4
4f हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लोगे ना, तो f डैश कितना, अब देखो 4 इंटू एफ की वैल्यू कितनी थी, एफ की वैल्यू कितनी थी, देखो एफ की वैल्यू कितनी थी 0.3 मीटर थी ना, कितनी थी 0.3 मीटर, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आई 1.2 मीटर। 1 पॉइंट सेंटीमीटर में चेंज करो इसे, सेंटीमीटर में चेंज करो, 1.2 गुणा 100 हो जाएगा ना, तो कितना हुआ 120 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 120। क्या ये वाली चीज़ समझ आई? अब देखो ये मैंने डेटा इजी ले लिया, कैलकुलेशन ताकि फास्ट हो, वरना अगर आप 1.33 या 1.50 लोगे ना तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क आएगा, मतलब ये आंसर 120 से थोड़ा सा कम आ सकता है। जैसे शायद हमारी किताब में 117 आ रहा होगा मेरे हिसाब से, है ना, उसके आसपास इस प्रकार आ सकता है। क्या चीज़ समझ आई ना? लेकिन आंसर ये भी सही है और वो भी सही। अगर एग्जाम में अगर टाइम हो आपके पास तो उससे करो, और अगर टाइम कम है तो ये कैलकुलेशन सॉर्ट करके फटाफट कर दो। समझ गए ना? या आप ये फॉर्मूला याद रख लो, कुछ मत करो इस प्रकार के सवाल में, फिर कैलकुलेशन में हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएगी, नोट में लिख लेना कहीं। समझ गए ना? अब देखो इसके बाद अगला सवाल, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद आ जाओ प्रिज्म के सवालों में। तो प्रिज्म का पहला सवाल क्या है, n बराबर √3 वाले कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर है। प्रिज्म का कोण क्या होगा? क्या निकालना है? प्रिज्म का कोण। क्या निकालना है? प्रिज्म का कोण। लेकिन इसने सवाल में दिया क्या है, n बराबर √3 दे दिया, n बराबर क्या दे दिया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपवर्तनांक को n से भी बताते हैं और म्यू से भी बताते हैं, n से भी बताते हैं और इसने कहा n बराबर √3 वाले कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर है। याद करो अपवर्तक कोण किसे कहते थे? प्रिज्म कोण को अपवर्तक कोण कहते थे। मतलब न्यूनतम विचलन कोण किसके बराबर है? a के बराबर है भाई। किसके बराबर है? a के बराबर है। और n का मान दे दिया, मतलब म्यू का मान दे दिया। और क्या पूछा है? और पूछा क्या इसने? अरे क्या पूछा है? प्रिज्म कोण पूछा है क्या? देखो इसने प्रिज्म का कोण ज्ञात करो, मतलब अपवर्तक कोण ज्ञात करना है। कैसे करें बताओ? देखिए सोचो, प्रिज्म का अपवर्तनांक का फॉर्मूला बताओ। म्यू बराबर साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 और बटा साइन a/2। क्या होता है साइन a/2? इसकी वैल्यू तो √3। कितनी? अब देखो साइन डेल मिनिमम और a दोनों बराबर है ना, तो डेल मिनिमम की जगह क्या रख दो? a। तो क्या हो जाएगा ये 2a/2 बटा साइन a/2, साइन a/2, तो √3 बराबर ये कितना हो जाएगा? देखो देखिए 2 से 2 तो कट गया, साइन a है, ये क्या है? साइन बटा नीचे है साइन a/2। आप में से मैथ के कौन कौन है? हाथ खड़े करो। अच्छा तीनों मैथ के हो गया, और ये बाकी सारे? अच्छा बाकी भी, अच्छा बाकी मैथ के ही है ना, भाइयों का कम है ना? देखो इधर, अरे √3 बराबर साइन a/, अरे बहुत सारे जने पढ़ रहे हैं भाई, वीडियो देख रहे हैं। अरे बहुत सारे ना, हजारों आदमी पढ़ेंगे आने वाले समय में, अभी भी पढ़ रहे हैं, 200-300 तो अभी भी पढ़ रहे हैं। देखो √3 बराबर साइन a/, मैथ वालों के क्या दिमाग में आ रहा है इस चीज़ को देखकर? इसको सोल्व करने के मन करता है ना, इसको सोल्व करने का मन करता है ना। मैथ वाले इस प्रकार इस चीज़ को नहीं देख सकते ना, है कि नहीं? उनसे देखा नहीं जाता ना, साइन ऐसे पढ़ा रहे, तो क्या करें? इसको साइन a है तो इसको लिख दो आप 2 साइन a/2 कोस a/2 बट्टा हो जाएगा साइन a/2। इसे ये कैंसिल, 2 को नीचे भेज दो भैया, तो ये हो जाएगा √3/2 बराबर कोस a/2। अब इसको क्या लिख सकते हो रहे हैं? कोस 30 की वैल्यू होती है कि कोस 60 की? 30 की होती है ना, तो कोस 30 बराबर कोस a/2। कोस ने कोस को कोस लिया, तो a/2 कितना आया? तो a बराबर कितना हुआ? अरे गद्दे गुणा करना है रे, 60 डिग्री। कितना हुआ? 60 डिग्री हुआ। कितना हुआ भाई? 60 डिग्री। क्या चीज़ क्लियर है? अगला सवाल देखो प्रिज्म का, बहुत ही आसान अगला सवाल। एक छोटे कोण ए के प्रिज्म के एक पृष्ठ पर प्रकाश आपतन कोण I पर आपतित होता है और इसके विपरीत पृष्ठ से अभिलंबवत निर्गत होता है। आगे इसने दिया यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n हो तो आपतन कोण का मान ज्ञात करो। देखो इसने कहा क्या, एक छोटे कोण ए के प्रिज्म के एक पृष्ठ पर, पहली बात तो पतला प्रिज्म है क्योंकि इसने कहा एक छोटे कोण ए के प्रिज्म के। क्या चीज़ समझ आई ना? दूसरी बात इसने क्या कही, प्रकाश आपतन कोण I पर आपतित होता है, इसके विपरीत पृष्ठ से अभिलंबवत निर्गत होता है। देखो बहुत शानदार चीज़ है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं भाई,
एक बार तो जेईई में इसका सवाल आया था, बहुत अच्छा फेमस सवाल, हालांकि हमारे लेवल से बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसके अंदर शानदार सवाल यहाँ से पढ़ा था, मैंने इसी कॉन्सेप्ट से था। जैसे ये आपका प्रिज्म है, पतला प्रिज्म है। कैसा प्रिज्म है? पतला प्रिज्म है। अब देखो इसके लिए एक चीज़ अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, आपतन कोण पे आया प्रकाश आई पर, किस पर? लेकिन जब निर्गत हुआ तो निर्गत कैसे हुआ? लेकिन निर्गत कैसे हुआ बताओ, देखो कैसे हुआ निर्गत, किस प्रकार निर्गत हुआ? मान लो प्रकाश ऐसे आया, इस प्रकार है ना, ये इस प्रकार आया और ये आपका अभिलंब है, तो प्रकाश वापस निकलते समय ऐसे निकला 90 डिग्री के कोण पर। इससे कितने कोण पर निकला? अभिलंब। मतलब ये वाला कोण कितना था? ऐसे 90 डिग्री। कितना था? 90। अब हम जानते हैं अगर इस रेखा के लिए हम अभिलंब बनाएंगे ना, तो अभिलंब इसी किरण के साथ बनेगा ऐसे, क्योंकि वो भी तो 90 डिग्री कोण बनाता है। कितना बनाता है? तो ये आई, तो ये R1, तो ये R2 और ई का मान कितना? 0। देखो ढंग से, 0 होगा कि 90 होगा? 0 होगा कि 90? 0 होगा कि 90? 90 कब होता? अरे 90 कब होता? 90 तब होता जब प्रकाश की किरण ऐसे निकलती, इस प्रकार आई और ये आपका अभिलंब है, ऐसे निकलती प्रकाश की किरण। देखो इसके अकॉर्डिंग तब कितना होता है? ये 90। क्योंकि अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का कोण ही क्या होता है? निर्गत कोण। तो यह निर्गत कोण कितना? देखो अभिलंब के साथ ही जा रही, तो कोण तो अभिलंब के साथ ही मापोगे ना, तो कितना हुआ? 0। कितना हुआ? 0 डिग्री। तो देखो यहाँ स्नेल का नियम लगाओ, तो μ1 sin I बराबर μ2 sin R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R। यहाँ लगाओ स्नेल का नियम, यहाँ स्नेल का नियम लगाओ, μ1 sin R2 बराबर μ2 sin E होता है ना। तो देखो क्या होगा, μ1 की वैल्यू तो μ, क्योंकि इसका अपवर्तनांक μ और इसका 1, तो μ sin R2 बराबर ये कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि sin 0 की वैल्यू कितनी? μ उतर गया 0, तो R2 की वैल्यू भी कितनी आई? R2 की वैल्यू भी कितनी आई? 0 आई। R2 की वैल्यू अगर 0 आ गई तो R1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? अब बताओ पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो बता दो। देखिए एक बार, डेल बराबर μ -1 इंटू ए, μ -1 इंटू एक, तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसने पूछा क्या है? इसने हमसे पूछा इसका अपवर्तनांक, शायद अपवर्तनांक ही पूछा है मेरे हिसाब से। इसने हमसे पूछा इसका अपवर्तनांक, क्या पूछा है? अपवर्तनांक पूछा। तो ये फॉर्मूला कब काम करता है पतले प्रिज्म के लिए? जब विचलन कोण दे रखा हो, जब विचलन कोण डेल का मान, तब अपवर्तनांक निकाल सकते हैं ना। लेकिन हमें तो इसमें सीधा अपवर्तनांक निकालना है, तो दिमाग लगाओ, कुछ आपके दिमाग में आ रहा है क्या? कैसे करें? क्या स्नेल का नियम हमने किस पृष्ठ के लिए लगाया था? ये इस पृष्ठ के लिए। इस पृष्ठ के लिए स्नेल का नियम लगाओ, क्या आएगा? μ1 sin I बराबर μ2 sin R1 sin R। μ1 तो कितना? इस पृष्ठ के लिए 1 इंटू sin I बराबर इसके लिए अंदर वाले के लिए μ और ये sin R1, μ sin, तो μ बराबर क्या होगा? sin I बटे sin R1। अब देखो sin R1 की वैल्यू कैसे निकालें हम? देखो किस प्रकार निकालें। अगर एक चीज़ आप ध्यान से देखो, तो R1 प्लस R2 बराबर क्या होता है? A। R1 प्लस R2 बराबर क्या होता है? A होता है भाई। क्या होता है? R2 0 है, मतलब R1 की वैल्यू आई A। कितनी आई? A आई। तो म्यू की वैल्यू कितनी आई? म्यू की वैल्यू कितनी है? साइन I बट्टे कितना? साइन A। कितना आया? साइन A। अब देखो इसके अंदर, इसमें किताब के अंदर इसका क्या आंसर आ रहा है? किताब में आ रहा है I बराबर NA, मतलब इसने आपतन कोण हमसे पूछा था। क्या पूछा था? कोण। मतलब क्या आपतन कोण इससे निकाला जा सकता है? वास्तव में देखें तो यही आंसर है। अब देखो इसके अंदर अगर आपतन कोण निकालना हो, अगर I का मान अल्प मान ले तो साइन I क्या हो जाएगा? साइन I अगर लगभग I के बराबर हो जाएगा ना, तो I बराबर कितना हुआ? म्यू A, क्योंकि ये भी तो A के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? तो I बराबर कितना आया? म्यू A। कितना आया? म्यू A। यू नहीं, म्यू है ना, म्यू A। कितना आया? बस ये न्यूमेरिकल खत्म। प्रिज्म के न्यूमेरिकल खत्म हो गए। आगे आ जाओ, आगे वाले 2 न्यूमेरिकल जस्ट करा दिए थे मैंने। अब दूरदर्शी वगैरह के अंदर आ जाओ, इसके कुछ न्यूमेरिकल करा देते। तो देखो पहला सवाल, एक खगोलीय दूरदर्शी की रचना सामान्य समायोजन में आवर्धन क्षमता 50 के लिए की जानी। दूरदर्शी वाला सवाल है, ध्यान रखना। दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी वाले सवाल है, सारे इजी है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी लगाना जरूरी है, ध्यान रखना। समझ गए ना? तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा,
इसमें हो जाएगा खगोलीय दूरदर्शी की रचना सामान्य समायोजन में आवर्धन क्षमता 50 के लिए की गई है। किसके लिए की गई है? 50 के लिए। मतलब आवर्धन क्षमता कितनी है? 50। आवर्धन क्षमता को कैपिटल M से लिखते थे, याद हो तो आपको, है कि नहीं? तो इसमें 50 है। यदि नलिका की लंबाई 102 सेंटीमीटर है, कितनी है? 102 मतलब इसकी दूरदर्शी की लंबाई कितनी है? 100। मतलब नलिका की लंबाई का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ नलिका की लंबाई का? मतलब कि वो पाइप कितनी लंबी है, तो वही तो उसकी दूरदर्शी की लंबाई होगी ना। क्या होगी दूरदर्शी की? इसके बाद तो अभिदृश्य के नेत्रिका की क्षमता क्या होगी? अभिदृश्य को नेत्रिका की क्षमता। अब ये चीज देखो, ये कैसे करें, सोचो। अभिदृश्य को नेत्रिका की क्षमता बतानी, कैसे बताएं? कैसे बताएं अभिदृश्य नेत्रिका की क्षमता? क्षमता का मतलब क्या हुआ? P। मतलब P निकालने के लिए तो F चाहिए ना अभिदृश्य नेत्रिका के लिए। तो अगर नेत्रिका के लिए होगा तो ये हो जाएगा, अगर अभिदृश्य के लिए हुआ तो, अरे समझ आया कि नहीं है? तो दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है? F0 प्लस FE होती है कि नहीं होती? तो ये तो हुआ 102, कितना हुआ? 100 बराबर F0 प्लस कितना? FE। परिमाण के रूप में लेना है। यहाँ M की वैल्यू कितनी? 50 बराबर M का फॉर्मूला क्या होता है इसमें? F0 बटा FE। दूरदर्शी में यही होता है ना, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पर, मतलब दूर बिंदु पर। और उस स्थिति में आंख, यानी जो आंख होती है वो आरामदायक स्थिति में होती है ना। तो F0 बटा FE। तो F0 की वैल्यू कितनी हो गई? 50। FE कितना हुई? 50। अगर यहाँ माइनस भी आ रहा है तो भी वो प्लस ही यहाँ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लंबाई में तो हमेशा इनका परिमाण लेना है। क्या लेना है? परिमाण। तो 102 बराबर F0 की जगह क्या रख सकते हैं? 50 FE। तो 50 और 51 FE। तो FE की वैल्यू कितनी आई? देखो 2 हो गई क्या सीधा लिख दें क्या? 2 सेंटीमीटर। कितनी हुई? 2 सेंटीमीटर। तो FE से PE निकालो, देख क्या होगा? PE 1/2। तो PE बराबर 0.5 डायप्टर। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? गलत, ये गलत है भैया। मैंने कहा था डायप्टर मात्रक तभी यूज करना है जब फोकस दूरी किस में दे रखी हो? मीटर में। किस में दे रखी हो? मीटर में। तो कैसे लिखे बताओ? मैंने कहा था अगर ये सेंटीमीटर में दे रखी हो ना तो ये फॉर्मूला लगा दो, 100/F। 100/F कहा था मैंने, कहा था ना। अरे 100/F लिखाया था, कोष्टक में सेंटीमीटर लिखाया था। तो यहाँ मात्रक डायप्टर हो जाएगा। तो PE कितना आया? 50 डायप्टर। कितना आया? दूसरे के लिए देखो क्या होगा? FE की वैल्यू यहाँ से देखो, ये आ गई किसकी? F0 की वैल्यू में पता है ना, सॉरी FE की वैल्यू में पता है। F0 की निकालनी तो F0 बराबर 50 इंटू FE की वैल्यू कितनी? अरे ये वैसे 102 हो गई ना, तो ये पीछे कितनी बची रहे? 100 बची ना। कितनी बची? 100 बची ना। तो कितना हो जाएगा? 2 से गुणा करेंगे तो वैसे भी 100 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? मतलब 1 मीटर। कितना? 1 मीटर। तो PO बराबर कितना आएगा? 1 मीटर आए तो 1/1। तो PO आया 1 डायप्टर। क्या आया? 1 डायप्टर। यही इसका आंसर है। अब इसके बाद में आ जाओ अगले न्यूमेरिकल के अंदर। तो भाई अगला न्यूमेरिकल एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 11 है। कितनी है? 11 है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी है? 11। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? अभी आवर्धन क्षमता -11 है कि बाद ये +11 है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी रुको, इससे पहले देखो, इससे प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसमें प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती थी बताओ? ये तो लेंस है रे, लेंस का 6वां केस है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी में तो वो एक ही लेंस था ना। अरे कुछ था ही नहीं सरल सूक्ष्मदर्शी में, तो वो एक ही लेंस था। और जब डी दूरी पर बने तो क्या आता था फॉर्मूला आवर्धन क्षमता का? M बराबर डी दूरी पर बने तो 1 + D/F आता था ना। क्या आता था? 1 + D/F। अब देखो इसके अंदर इसकी वैल्यू रखो, तो M की वैल्यू तो होगी 11, ये होगी 1 + D की वैल्यू 25 बटा कितना हुआ? F। कितना हुआ? F। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर इधर 1 आएगा तो यहाँ बचेगा 10 और बराबर ये होगा 25/F। तो F बराबर कितना हुआ? 25/10। तो F की वैल्यू कितनी आई? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 क्षमता वगैरह पूछ ले तो भी आप निकाल सकते हो। ये बात खत्म। अगला सवाल देखो, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है। मतलब प्रकाश अनंत से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? तभी प्रकाश की किरणें समांतर होती है। तब नेत्रिका और अभिदृश्य के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है भाई। कितनी है? 9।
आवर्धन क्षमता 9 होने का क्या मतलब हुआ? पहली बात तो दूरदर्शी है, आवर्धन क्षमता कितनी है? 9। कितनी है? 9। इसने क्या कहा? नेत्रिका और अभिदृश्य के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। इससे आप क्या समझे? इसे क्या समझे आप? सोचो देखिए, नेत्रिका और अभिदृश्य के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर दे दी, इससे लंबाई दे दी इसकी गधों। और अभिदृश्य को नेत्रिका के बीच की दूरी तो उसकी लंबाई होती है ना, दूरदर्शी की होती है कि नहीं होती है? तो 20 सेंटीमीटर क्या दे दी? इसकी लंबाई दे दी। तो 20 बराबर कितना? F0 प्लस FE। F0 प्लस इसको क्या लिख सकते हो? सेम ही सवाल है रे। अब यही केस क्यों लगा? क्योंकि इसमें तो केस 2 पढ़े थे हम, दूरदर्शी में भी 2 पढ़े थे, लेकिन इसने कहा समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है। मतलब इसमें मंगल ग्रह वगैरह जैसे दूर स्थित पिंडों को देखा जाता है, और इसमें जो प्रतिबिंब है ना, उसको आप आरामदायक स्थिति में देखना चाहोगे या तनाव की स्थिति में? आरामदायक स्थिति, जैसे आंखों पर जोर नहीं पड़े, मतलब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। मतलब दूरदर्शी के लिए ज़्यादातर यही केस कंसिडर किया जाता है। क्या चीज़ समझ आई ना? तो F0 बटा FE, तो 20 बराबर F0 प्लस कितना हो जाएगा? FE। कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो F0 की वैल्यू क्या आएगी? 9 FE आ जाएगी ना। तो 20 बराबर 9 और 1 10 हो जाएगा क्या? तो FE की वैल्यू कितनी आई? 2 सेंटीमीटर। कितनी? FE की वैल्यू इतनी होगी, तो FO की वैल्यू 18 होगी क्या? कितनी हो गई? 18। देखो देखिए, अरे ये 20 है तो कितना हुआ? 18 सेंटीमीटर। बस ये फोकस दूरी हो गई। अब देखो ये दोनों प्लस में आएगी, क्योंकि कौन सा लेंस है ये? अरे कौन सा लेंस है ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, दोनों जो इसमें यूज करते हैं। तो दोनों किस में आएगी? प्लस में। उदाहरण कंप्लीट हो गए चैप्टर के उदाहरण कंप्लीट है। अगला सवाल देखो, एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए है। किताब के पीछे के सवाल है, अंकित प्रश्न, लास्ट प्रश्न है किताब का 10वां। एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए है और प्रिज्म का अपवर्तनांक कोट a/2 है, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक कितना है? कोट a/2। कोट a/2 क्या याद करना है? क्या याद करना है? प्रिज्म का अपवर्तनांक याद करना है। क्या याद करना है? प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। क्या याद करना है? न्यूनतम विचलन डेल मिनिमम ज्ञात करना है। म्यू दे दिया, कैसे ज्ञात करें बताओ? तो देखो यहाँ पर म्यू बराबर क्या होता था? साइन डेल मिनिमम प्लस a/2। मतलब प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र एक ही था, यही था केवल। तो साइन a/2, इसको क्या लिख दो? कोट a/2। क्या लिख दो? कोट a/2। कोट को क्या लिख दो? कोट को क्या लिख दो? कोस a/2 साइन a/2। एक देखो समस्या खत्म ही हो गई बस। अब देखो ये तो हुआ आपके कोस a/2। अब कोस a/2 को क्या लिख दो आप? कोस a/2 को, कोस को साइन में कैसे बदलोगे आप? इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? साइन 90 माइनस a/2। तो कोस प्लस में आ जाएगा ना, और ये हो जाएगा साइन डेल मिनिमम। थोड़ा छोटा उस्ताद पानी लेकर आना है ना, एक दिन लोटा पड़ना। डेल मिनिमम प्लस a/, कितना हो जाएगा? 2। a/, कितना हो जाएगा? साइन से साइन गया तो कितना हुआ? 90 माइनस a/2 बराबर डेल मिनिमम प्लस a/2। 2 को इधर भेज दो तो 180 माइनस a और बटा कितना हो गया? देखो सही है ना, 180 माइनस a ही होगा केवल। कितना हो गया? 180 माइनस, और ये हो जाएगा डेल मिनिमम प्लस a। डेल मिनिमम कितना आया भाई? 180 माइनस, बस ये न्यूमेरिकल किताब का अंकित प्रश्न किताब का खत्म। देख लेना। अब इसमें देखो यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ करी क्या? यहाँ पर प्लस आ रहा है, क्या इसमें साइन का मान प्लस ले तो भी आ सकता है क्या? इसमें देखो साइन का मान प्लस ले तो भी आ सकता है क्या? सोचो देखिए, इसमें 180 प्लस 2a आ रहा है। क्या आ रहा है? 180 प्लस 2a आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इसमें? क्या ऐसा भी तो ले सकते हैं? मतलब अगर हम प्लस लेना यहाँ पर, हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है भाई। देखो साइन 90 माइनस है ना, यहाँ अगर साइन 90 प्लस a/2 ले तो इसका मान भी कितना होगा? अरे कॉस में होगा ना, लेकिन उससे गड़बड़ हो जाएगी। फिर क्या होगी? दोनों कट जाएंगे आपस में। देखो कटेंगे कि नहीं कटेंगे? सोचो देखिए ढंग से, क्या कुछ हमने गड़बड़ करी क्या इसमें पूरे में? देखो क्या कुछ गड़बड़ करी क्या? अगर यहाँ पर प्लस लेते हम तो क्या होता? तो साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता? कोस थीटा होता ना, कोस थीटा होता ना। फिर इसमें अगर यहाँ प्लस ले लेते, यहाँ प्लस a आता, तो प्लस से उधर जाके माइनस का कट जाता ना, फिर तो पूरी गड़बड़ हो जाती। मतलब आएगा तो माइनस का ही आएगा। तो डेल मिनिमम 180 माइनस 2 है। किताब में प्लस 2 आ रहा है, इसको किसी गाइड से एक बार चेक कर लेना, शायद कोई आंसर में गड़बड़ हो, है ना? क्या चीज़ समझ आई ना? हो सकता है कोई आंसर में
अब देखो भाई इसके बाद में एक सवाल, अगला सवाल है भाई, ये बोल रहा है कि एक पतले कांच लेंस म्यू जी बराबर 1.5 की शक्ति 5 डायोप्टर है। मतलब म्यू जी ग्लास का अपवर्तनांक 1.5, मतलब 3/2 ले लो। कितना ले लो? 3/2। इसके लिए लेंस की क्षमता कितनी है? लेंस की क्षमता इसने दी है 5 डायोप्टर। कितने दिए? P बराबर 5.0 है, लेकिन 5 डायोप्टर ले लो। हालांकि इस जीरो का बहुत महत्व होता है भाई, आगे जो P बराबर लिखा होता है ना 5.0, इसका बहुत महत्व होता है, प्लस लिखा आ गया ना। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? देखो देखिए F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो देखिए क्षमता दे दी F की वैल्यू 100/5। कितनी हो जाएगी? 100/5 20 हो जाएगी क्या? अरे 20 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। देखो कैसे, P बराबर होता है 1/F, तो P बराबर F बराबर कितना? 1/5 है ना, तो F बराबर कितना है? 0.2 मीटर, मतलब कितना? 20 सेंटीमीटर। कितना? दूसरा वाला देखो, अब इसने क्या कहा? इसने आगे कहा ये लेंस म्यूएल अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोया जाता है, तो ये अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? अपसारी लेंस, जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है। कितनी फोकस दूरी है? 100 सेंटीमीटर हो जाती है। अपसारी है, तो अपसारी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अरे होती है कि नहीं होती? इसकी प्लस में होती है, इसकी किस में होती है? माइनस। तो म्यूएल का मान क्या होना चाहिए? म्यूएल का मान पूछा है, कैसे करें बताओ? ये अभी मैंने तरीका बताया था। F' बराबर कितना हो जाएगा बताओ? म्यूएल बटा हवा, पहले हवा में रखा है, उसके बाद किस में डुबो दिया? द्रव्य में। वहाँ पानी लिया था, यहाँ ले लो द्रव्य। वीडियो को रिवर्स करके देख लेना फॉर्मूला, इससे आगे बता रहा हूँ मैं। अब F' की वैल्यू कितनी आई? -100। कितनी? F की वैल्यू कितनी? 20। कितनी? -100 क्यों ली? अगर चिन्ह नहीं लिया तो गड़बड़ हो जाएगी कैलकुलेशन, पहले बता रहा हूँ मैं। अब म्यूएल की वैल्यू 3/2, इसकी 1 -1 बटा इसकी वैल्यू 3/2, ये हो गया म्यूएल माइनस कितना? 1। कितना हो गया? -1। क्या ये वाली चीज़ समझ आई? अब इसके अंदर देखो क्या करें, ये तो कितना हो जाएगा? -5। कितना हुआ? -5। इसको इधर गुणा करो तो म्यूएल -1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। अब इसको अंदर गुणा कर दो -5 को, तो कितना होगा? माइनस का 15/2 म्यूएल, और ये माइनस प्लस 5 बराबर 1/5 उधर जाएगा तो किसका होगा? तो माइनस का 15 कितना हो जाएगा आपके 2 म्यूएल, और ये हो जाएगा आपके -5 हो जाएगा उधर जाके। तो कैलकुलेशन कर दो सीधी, कितनी हो जाएगी? -5 उधर गया तो 5 दूनी 10, -8/2 आएगा। ये देखो देखिए कितना आएगा? 9/2 आएगा क्या? अब देखो 5 उधर गया तो किसका हुआ? माइनस का। किसका हुआ? तो 1/2 -5, तो ये कितना हुआ? 10। माइनस का कितना हुआ? 9/2। 9/2 सीधा लिख दूँ, 9/2 हो गया। अब देखो 2 से 2 कट गया, है कि नहीं? और ये माइनस का था तो माइनस हो गया प्लस, तो म्यूएल की वैल्यू कितनी आई? देखो देखिए 15/9 आई क्या? तो 15/9 कितनी होती है? 5/3। कितनी होती है? 5/3। मेरे हिसाब से इतनी आ रही, देखो 5/3 ही आ रही भाई। कितनी आ रही है? 5/3 ही आ रही है। मतलब अगर हम सब कुछ सही करें तो आंसर गलत आने के चांस है जी? नहीं है कि नहीं? लेकिन आंसर गलत भी आ जाए तो घबराना, दोबारा प्रयास करो, है कि नहीं? अब देखो एक सवाल है भाई आपकी किताब का, वो थोड़ा करवा देता हूँ, बाकी कुछ नहीं कराएंगे। बाकी लगभग सवाल हो जाएंगे, बाकी करा दिए जो टफ थे वो। अवरक्त किरणों के लिए अपवर्तनांक का मान रहता है। इसमें 4 टॉपिक दिए, 4 ऑप्शन दिए। पराबैंगनी किरणों के समान, लाल वर्ण की किरणों के समान, पराबैंगनी किरणों से कम। ये एबेसिडे का आपके तीसरा क्वेश्चन है, एक बार देख लेना सारे। एबेसिडे का तीसरा, पहले सवाल को देखना है, बाद में सवाल के आंसर को देखना है आपको। अवरक्त किरणों के लिए अपवर्तनांक का मान देता है पराबैंगनी किरणों के समान, लाल वर्ण की किरणों के समान, पराबैंगनी किरणों से कम, पराबैंगनी किरणों से अधिक। ये कौन बता सकता है मुझे? क्या होगा इसमें? याद करो, मैंने पहली बार जब ये वीडियो हमने पहला इसका वीडियो चलाया था ना, उसके अंदर मैंने एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम लिखा था कि रेडियो तरंगे, रेडियो के बाद में माइक्रोवेव, उसके बाद में पराबैंगनी, उसके बाद में पराबैंगनी थोड़ी था, पहले अवरक्त था। क्या था? अवरक्त तरंगे। और अवरक्त के बाद में इंफ्रारेड, के बाद में विजिबल रेडिएशन मतलब दृश्य प्रकाश। क्या था? उसके बाद में यूवी, उसके बाद एक्स रे, और उसके बाद गामा। क्या यही थे ना? 7 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई ना। अब देखो यहाँ मैंने क्या लिखा था इसके अंदर, यहाँ मैंने ऐसा लिखा था विभ की ओर। याद करो, देखो क्यों मैंने इस पर का उल्टा क्यों लिखा है? क्योंकि इस तरफ से इस तरफ जाने पर तरंग दैर्ध्य क्या होती है? घटती है। तरंग अरे घटती है,
तो इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है जिसकी, तो इसको इधर ही लिखूंगा तो मैं, क्या चीज़ समझ आई ना। अब ये बोलता है लाल वर्ण की किरणों के समान। सवाल को सुना, अवरक्त किरणों के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होता है? अवरक्त किरणों के लिए, अवरक्त किरणें यहाँ है ना, अपवर्तनांक का मान क्या रहता है? लाल वर्ण की किरणों के समान, पराबैंगनी किरणों के समान, पराबैंगनी किरणों से कम, पराबैंगनी किरणों से अधिक। ये किसके निकट है? देखो देख, ये देखो लाल रंग किसके निकट आ रहा है? अरे अवरक्त किरणों के निकट आ रहा है ना, तो क्या आंसर हुआ? लाल वर्ण की किरणों के समान। किसके समान हुआ? बहुत ही शानदार सवाल है ये, बहुत ही गजब का। क्या चीज़ समझ आई ना? तो ये चैप्टर हमारे क्लोज हो गया है। ज़्यादातर इसके जितने भी टफ न्यूमेरिकल थे ना वो सारे मैंने करा दिए। अब कुछ कुछ आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जो न्यूमेरिकल सिलेबस से हटा दिए ना वो न्यूमेरिकल आपको अभी करने की आवश्यकता नहीं। फिर भी अगर कोई करना चाहे तो ये कमेंट वगैरह के अंदर लिख देना, उसके हिसाब से हम कर देंगे एडजस्ट। समझ गए ना? तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी काम कल की क्लास में पढ़ेंगे।